हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रिपल्सन से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनता है। बट हमने ये कंडीशन भी देखी थी कि सिर्फ अट्रैक्शन इज नॉट इनफ, उन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि उस एनर्जी बैरियर को, उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकें और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल कोलाइड करने चाहिए। तो आज हम एनर्जी कंसिडरेशन की बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन की जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसको हम आज थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो, ये हमारा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये जो वाई एक्सिस होता है वो हमारे एनर्जी को दिखाता है, गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी, कुछ भी हो सकता है ये। और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो होता है वो टाइम को भी दिखा सकता है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम के साथ एनर्जी का रिलेशन दिखाता है। ये ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी दिखा सकता है, उसका जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चरल पैरामीटर है कैसे मॉडिफाई होगा टाइम के साथ साथ, यानी ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इसकी ज्योमेट्री कैसे चेंज होती जाएगी विद एनर्जी के रिस्पेक्ट में। यानी इसकी ज्योमेट्री जो है, ये एक्स एक्सिस जो है, ये ज्योमेट्री भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चरल पैरामीटर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है और बॉन्ड का डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में फॉर एग्जांपल देखो, ये एक रिएक्टेंट है तो इसके पास कुछ ऑब्वियस पहले से एनर्जी ही होगी, बट ये एनर्जी जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी बॉन्ड अभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं बट अभी भी इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है तो यहां पर इन दोनों को पास में लाने के लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, यानी हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे इसकी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, इस क्या काम करेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के बैरियर को तोड़ देगा। ठीक है, और दोनों आपस में पास में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमने कुछ एनर्जी दी इसको और ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमा, एनर्जी मैक्सिमा बना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ना बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा है ना बॉन्ड पूरी तरीके से बना है, तो बॉन्ड बनने और टूटने की कगार पर होता है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक होना, बॉन्ड का बनना फेवरेबल है तो एनर्जी लूज होगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर बॉन्ड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फेवरेबल नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। तो देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रोडक्ट की एनर्जी देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी और कम है। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। यानी जब बॉन्ड बना था तो इसने क्या किया, एनर्जी लूज की है। बॉन्ड बनते वक्त इसने एनर्जी लूज की है और इसने जब बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इसने एनर्जी गेन की है। क्लियर हो गया? आगे हम देखेंगे। तो प्रॉपर एनर्जी का मतलब, यानी हमें पता है कि यानी मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, रिपल्शन बैरियर को ओवरकम करने के लिए। तो हमने देखा कि जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। जब एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन भी होता है, कुछ रिपल्शन भी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन होगा। और कब अट्रैक्शन होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे ये। ओके, तो अब क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी है तो इसलिए इसका एनर्जी का यहां से जीरो से नहीं है, यहां पर है कुछ एनर्जी। अब इन दोनों ने मूव करना शुरू किया बट अब और आगे मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। तो इस रिपल्शन बैरियर को तोड़ने के लिए हमने इसको कुछ एनर्जी दी, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद जो मॉलिक्यूल है एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में चले गए जहां पर नया बॉन्ड और पुराना बॉन्ड दोनों ही हमें दिख रहे हैं। ना नया बॉन्ड, इसमें क्या, ये जो एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है, यहां पर पुराने बॉन्ड टूटते दिखाई देंगे, ना हमें नए बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही बॉन्ड हमें दिखाई देंगे, यानी दोनों ही बनने और टूटने के कगार पे हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी, देखो मॉलिक्यूल की एनर्जी यानी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल से डिक्रीज होगी तो बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर यहां पर एनर्जी डिक्रीज होती है तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, यानी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
तो अब देखो यहां पर क्या है, दो मैक्सिमा दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हुई है दो स्टेप में हुई है। किस में हुई है? दो स्टेप में हुई है। यानी पहले रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दी, एक बैरियर को तोड़ा, दोनों में क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग की स्टेप आई। और अगर नया बॉन्ड बनने का यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन फेवरेबल है, यानी एनर्जी लूज कर रहा है, यानी बॉन्ड के बनने से सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, तो ये फेवरेबल आगे बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा, अब देखो जो हमारा नया इंटरमीडिएट, ये जो एनर्जी मिनिमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कहां थी, यहां पर, और इस इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है, यहां पर। जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएट हमेशा बहुत स्टेबल हो, ठीक है। तो अब इस इंटरमीडिएट को और एनर्जी दोगे तो अगेन ये रीअरेंज होगा और एक ऐसी कन्फिग्रेशन में जाएगा जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का एक क्या होगा, एक ट्रांजिशन होगा। मतलब वहां पे ना तो एक्चुअली में बॉन्ड अभी टूटे हैं ना ही बने हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे ट्रांजिशन एनर्जी मैक्सिमा जो होते हैं एनर्जी प्रोफाइल में, वो क्या दिखाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को। और जो एनर्जी मिनिमा होता है वो हमारा इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि एनर्जी हाई होता है तो इसको आइसोलेट करना इम्पॉसिबल होता है। क्लियर है? और जो एनर्जी मिनिमा होता है ये काफी स्टेबल होता है, इसलिए इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में, वो तो देखने में पता लग ही रहा है कि एनर्जी मैक्सिमा और एनर्जी मिनिमा है। बट ट्रांजिशन स्टेट में ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखे तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों दिखाई देता है हमें। यानी बॉन्ड एक्चुअली में टूटा भी नहीं और बना भी नहीं है। मतलब दोनों स्टेट होती है, टूटने और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों स्टेट दिखाई देते हैं। ठीक है? जबकि इंटरमीडिएट में बॉन्ड बन चुका होता है, तभी तो ये एनर्जी डिक्रीज हुई है, क्योंकि बॉन्ड बनना फेवरेबल था। बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी लूज हुई, सिस्टम हमारा स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक एनर्जी डायग्राम जो था उसमें एक एनर्जी मैक्सिमा था, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट था, और यहां पर दो एनर्जी मैक्सिमा है, दो एनर्जी मैक्सिमा है और दो ट्रांजिशन स्टेट है। इसका मतलब यह है कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो बस डिफरेंस ये है कि सिंगल स्टेप में एक ही ट्रांजिशन होगा और मल्टीपल स्टेप में मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट हो सकते हैं। तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। ठीक है? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है? तो देखो यहां पर ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, यहां पर है, और रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। इसका मतलब पूरे मैकेनिज्म के थ्रू आउट द मैकेनिज्म, ये जो पाथवेज है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई, यानी प्रोडक्ट ने एनर्जी लूज की। इसका मतलब यह है कि देखो इस रिएक्टेंट को जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी वो किस लिए थी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब यानी बॉन्ड ब्रेक करने में हमने इतनी एनर्जी दी। और जब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जहां पे बॉन्ड बनते और टूटते दोनों दिखाई देते हैं। तो यहां से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी लूज हुई, क्योंकि एनर्जी यहां पे मैक्सिमम था और ये मिनिमम पे पहुंच गया, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी ज्यादा लूज हुई एज कंपेयर टू जितना गेन हुआ बॉन्ड टूटने के दौरान। क्लियर हो गया? तो एनर्जी का बॉन्ड का बनना यहां पे फेवरेबल है, इसलिए प्रोडक्ट हमारा लोवेस्ट एनर्जी मोस्ट स्टेबल बना है। क्लियर हो गया? दिस। अब एंडोथर्मिक में देखो कि यहां पे जो रिएक्टेंट था इसकी एनर्जी क्या है, ऑलरेडी कम है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो कुछ गेन किया इसने। ठीक है? इसका मतलब यहां पे प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं बना है। अब जरा एक चीज ध्यान से देखो कि जब रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो ये एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू बॉन्ड के बनने के कंपैरिजन में। इसका मतलब बॉन्ड का टूटना जो था वो ज्यादा फेवरेबल था एज कंपेयर टू बॉन्ड के बनने में। यानी बॉन्ड के बनना इतना बेटर ऑप्शन नहीं था मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए प्रोडक्ट जो था वो स्टेबल ज्यादा नहीं बना। हालांकि क्योंकि हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी थी, मॉलिक्यूल को फोर्स किया था कि तुम बॉन्ड बनाओ। क्लियर है? तो यहां पे बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो कम थी एज कंपेयर टू बॉन्ड ब्रेक होने में। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड का बनना इज नॉट मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू बॉन्ड का टूटना। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में ये डिफरेंस होता है। तो फास्ट वर्सेस स्लो रिएक्शन। ठीक है? तो यहां से देखो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एनर्जी लूज हुई, तो यानी इस रिएक्टेंट को रिपल्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, इतनी एनर्जी देनी पड़ी। क्लियर हो गया? एज कंपेयर टू अगर यहां देखें, यहां पर जो था हमारे काइल हैलाइड को एक्टिवेशन एनर्जी
ज्यादा देनी पड़ी एज कंपेयर टू इस अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा मैक्सिमा वाला बना यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, अगर थोड़ी सी एनर्जी लेकर ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब बहुत फास्ट हुआ। अब क्योंकि धीरे धीरे जब हम हीट तो हम कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं ना, तो हीट मॉलिक्यूल धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब हायर एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने में उसको कम टाइम लगेगा। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम मिली और रिएक्टेंट बन गया, इसका मतलब ये रिएक्शन फास्टर हुई। अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल को, इस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए थी इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये जो है स्लोअर रिएक्शन है। तो अगर पीक हमारा हाई है अगर एनर्जी डायग्राम में, तो हम बोलेंगे वो जो है फास्ट स्लो रिएक्शन है, और अगर एनर्जी जो है हमारा एनर्जी पीक यानी मतलब एनर्जी मैक्सिमा यानी जो ट्रांजिशन स्टेट है लोअर पे है, लो मिनिमा है, सॉरी लो मैक्सिमा है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा फास्टेस्ट रिएक्शन है। क्लियर हो गया? तो यहां से एक टर्म हम निकालेंगे कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है। तो हम एक 2 स्टेप रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है क्योंकि देखो 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट बन रहा है। क्लियर है? तो देखो यहां पर हम देखा कि इसको एनर्जी दी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, और फिर हमने इसको एक्टिवेशन एनर्जी यहां से दी, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा, मान लो कि इस यहां से यहां तक इस रिएक्शन को पहुंचने में कितना मिनट लगा, 10 मिनट, ठीक है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी से यानी यहां से इस एक्टिवेशन एनर्जी पर पहुंचने में इसको मान लो यहां से कितना लगा, 100 घंटे लगे। कितने लगे? 100 घंटे लगे। तो अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने में कितना समय लगा, हम बोलेंगे 100 घंटे 10 मिनट। इसका मतलब ओवरऑल जो रेट है वो 100 घंटे के बराबर होगा। इसका मतलब जो फास्टेस्ट रिएक्शन है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा रेट पर रिएक्शन के। इसका मतलब जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, अब देखो यहां पर ये फास्टेस्ट है क्योंकि इसका एनर्जी मैक्सिमा कम है, और ये स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। इसका मतलब इसको बहुत टाइम लगने वाला है, स्लो रिएक्शन है। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन का जो रेट डिटरमिन करता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और वो कौन सा होता है? जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। यानी इस रिएक्शन का रेट हम बोलेंगे 100 है क्योंकि एक जो स्टेप था वो ये बहुत फास्ट था, तो पूरे रिएक्शन के रेट को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो स्लोवेस्ट स्टेप का कैसे पता लगाएंगे? हाईएस्ट पीक देखो, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है वो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। क्लियर हो गया? ओके। तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हैमंड्स पोस्टुलेट, ठीक है। हैमंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इस ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किसके इक्वल होगा, किसके जैसा होगा, जिसके वो नियरेस्ट है एनर्जी में। फॉर एग्जांपल 2 रिएक्शन लेते हैं, एक्सोथर्मिक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसने कुछ एक्टिवेशन एनर्जी ली और ये हमें प्रोडक्ट दिया। एक्सोथर्मिक था क्योंकि एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई है, एनर्जी लॉस हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमारा बना, ये ट्रांजिशन स्टेट था और ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसके बीच में एनर्जी इतना एनर्जी डिफरेंस है, और इस ट्रांजिशन स्टेट और इस प्रोडक्ट के बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है किसके नजदीक हुआ एनर्जी में? इसके नजदीक, रिएक्टेंट के नजदीक। इसका मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? रिएक्टेंट जैसा होगा। और हमने बात की थी कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है। ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड होते हैं वो बनते और टूटते हुए दिखाई देते हैं, यानी बनने और टूटने की कगार पे होते हैं। तो ना तो अभी पूरी तरीके से टूटा है ना ही बना है। क्लियर हो गया? और इंटरमीडिएट में बॉन्ड बन चुका होता है क्योंकि वो लोवेस्ट एनर्जी मिनिमा होता है, तो यहां देखो, यहां पर ये कार्बन है हमारा, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पर हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा कि यहां पर ये ब्रोमीन बॉन्ड टूट रहा है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? OH, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा एक तरीके से क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव है, इसने इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो OH बना। बट हमने देखा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट के आसपास है, रिएक्टेंट के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब स्ट्रक्चर किसके नियरेस्ट होगा? रिएक्टेंट के। तो देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पास है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट में,
क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट के सिमिलर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? रिएक्टेंट जैसा होगा। तो अगर इस बॉन्ड को अगर आप हटा भी दो, मान लो कि यहां पर है ही नहीं और ये बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है? ये बॉन्ड टूट रहा है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि ये देखो स्ट्रक्चर कैसा है, यहां पे भी ब्रोमीन है और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड अभी भी यहां पर दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये वाला हमने बॉन्ड थोड़ा लंबा दिखाया है क्योंकि ये बॉन्ड अभी बना नहीं है, बनने वाला है। ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, बट क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस रिएक्टेंट के बराबर है, सॉरी रिएक्टेंट के नजदीक है, इसलिए ये ब्रेकिंग बॉन्ड जो है, ये वाला ये जो स्ट्रक्चर है वो मोर डोमिनेटिंग होगा। क्लियर है? तो अगर ये SN1 मैकेनिज्म से होता तो देखो ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में दोनों, यानी ये लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना एक ही साथ होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये बॉन्ड दोनों अलग अलग दिखाए हैं, बट यहां पर ना तो ये बॉन्ड पूरी तरीके से बना है और ये अभी टूटा भी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब अभी बॉन्ड टूटा नहीं और ये बॉन्ड बहुत वीक है, यानी अभी बॉन्ड बना नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर बॉन्ड बनने और टूटने के कगार पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब इस केस में देखो तो ये क्या था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब जरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें देखो यहां पर क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहां से देखो इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? बढ़ रही है। क्लियर हो गया? तो यहां से देखो अगर इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है? ये है, तो ये किसके नजदीक है? इसके नजदीक है कि रिएक्टेंट के नजदीक है? तो हमने देखा कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी के आसपास है, यानी पास में है। तो जिसके पास होगा वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यानी इसके नजदीक होगा क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है। और क्योंकि ब्रोमीन जो था वो रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर में था और इसलिए ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है। क्यों? प्रोडक्ट में OH बॉन्ड बन रहा है और Br बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए टूट रहा है, ठीक है। अगर ये SN1 मैकेनिज्म होता तो ये वाला बॉन्ड आता ही नहीं, सिर्फ ये वाला बॉन्ड होता। और रिएक्टेंट अगर, क्योंकि रिएक्टेंट इस केस में जो होता है ये वाला बॉन्ड होता ही नहीं, सिर्फ ये इसके जैसा दिखाई देता। क्लियर हुआ? तो हैमंड पोस्टुलेट बोलता है कि एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की जिसके नजदीक होगी, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो या इंटरमीडिएट हो, वो जो है उसका स्ट्रक्चर उसी के सिमिलर होगा। क्लियर हो गया यहां पर? अच्छा, अब देखो कि ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है और ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। 1 2 3 ट्रांजिशन स्टेट बने और 2 इंटरमीडिएट, तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगी। अब यहां देखो रिएक्टेंट की एनर्जी हमने दी, रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दिया, ट्रांजिशन स्टेट बना। अब अगर, और यहां पे एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर बॉन्ड बना है। और बॉन्ड कब बनेगा? जब एनर्जी डिक्रीज होती है। बट यहां पर देखो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इस इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये एनर्जी, ये इंटरमीडिएट जो है अभी भी रिएक्टिव है, अभी स्टेबल नहीं है, ये अभी भी रिएक्टिव है, तो आगे भी रिएक्ट करेगा। तो आगे रिएक्ट किया, अगेन इसकी एनर्जी और डाउन हुई, बट अगेन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब अगेन अभी भी रिएक्टिव है, तो अगेन रिएक्ट करेगा और देखो ये फाइनल प्रोडक्ट बना और इसकी एनर्जी क्या है? कम थी। अब यहां पर देखो अगर मैं पूछता हूं इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके नजदीक होगी, इस इंटरमीडिएट के या इस रिएक्टेंट के, तो ऑब्वियस सी बात है इस इंटरमीडिएट के। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका स्ट्रक्चर जो है वो मोर सिमिलर किसके होगा? इस इंटरमीडिएट के स्ट्रक्चर के सिमिलर ज्यादा होगा, क्लोज ज्यादा होगा। अब अगर इस ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो इसकी एनर्जी किसके नजदीक होगी? इसकी एनर्जी नजदीक होगी इसके नजदीक, क्योंकि यहां पे एनर्जी का गैप कम है, यहां पे ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर इस इंटरमीडिएट के स्ट्रक्चर जैसा होगा। अब यहां पर आ जाते हैं तीसरा ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पे एक प्रोडक्ट ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में किसके बीच में एनर्जी कम है? इन दोनों के बीच की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? इस इंटरमीडिएट के जैसा होगा। क्लियर हो गया? ट्रांजिशन स्टेट जिसके नजदीक होगा एनर्जी में उसका स्ट्रक्चर उसी के जैसा होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि देखो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये है रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्या बना? ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 3 हो गया, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 4 हो गया। ठीक है?
अब अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3 और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आर से जब हम इंटरमीडिएट 1 की तरफ गए तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1 बन गया। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, I1 बना, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रांजिशन स्टेट 2 पे गए, I1 से हमारा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट 2 बना, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1, और फिर I1 से हमारा I2 गया और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 के थ्रू गया, और फिर I2 से हमारा I3 गया ट्रांजिशन स्टेट 3 के थ्रू, और फिर I3 से हमारा प्रोडक्ट बना ट्रांजिशन स्टेट 4 के थ्रू, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आगे देखोगे, इस यहां पर देखो तो क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट तो देखो हो सकता है बैक रिएक्ट भी कर सकता है, आगे भी रिएक्ट कर सकता है ना। तो अगर हम यहां पे देखते हैं कि इस इंटरमीडिएट को अगर वापस जाना है, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां देखो इसके रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्ट करेगा। तो I1 से जो I2 बना वो कैसा रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, और ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन से जो I1 बना वो भी हमारा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, ये वाला हमारा इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर देखो कि जो इंटरमीडिएट 2 है हमारा, वो बैक डायरेक्शन में भी रिएक्ट कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है और इस ट्रांजिशन की एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये वाला जो है, ये इंटरमीडिएट जो है हमारा इधर भी जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी दोबारा रिएक्ट कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी, यानी यहां पर ये कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब I2 से I3, ठीक है, I2 से I3 और I2 से I1 जो बनना है, यानी ये देखो I2 से I1 बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसी तरीके से I2 से I3 जो है वो तो बन ही रहा है, तो यानी हमने देखा कि I2 जो है हमारा I1 में भी जा सकता है और I3 में भी जा सकता है, ठीक है। I3 में तो जा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, बट अगर I2 से I1 में चला गया तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर हो गया? इसलिए यहां पे हम इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे सिर्फ। अब आगे देख लेते हैं कि यहां पर अब I3 आ जाओ, I3 पे आ जाओ। तो I3 पे देखो कि अगेन देखो ध्यान से कि इसको तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना ही है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हो सकता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में भी चला जाए, यानी ये इसके साथ ही वापस रिएक्ट कर जाए, ठीक है, यानी इस स्टेट में वापस आ जाए, यहां पे दोबारा से I2 बन जाए, और अगर इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो ये P भी बनेगा। इसका मतलब ये है कि I3 जो होगा वो I2 में भी कन्वर्टिबल है ना, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब यहां पर भी हमारा क्या होगा कि ये जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों तरफ IC हमारा I2 में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? अब जरा देखो सारे ट्रांजिशन स्टेट में सबसे मैक्सिमम स्टेट, हायर एनर्जी मैक्सिमा कौन था, ये वाला। तो ये हमारा RDS होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यही लेगा। ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया? और सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हमारा कौन सा होगा, मान लो इन दोनों में से कोई होगा। क्लियर है? और सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, तो अगर एनर्जी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ये दिख रहा है, ठीक है, एनर्जी ये जो इंटरमीडिएट है मोस्ट स्टेबल है। तो यहां से समझ में आ गया ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट और रिएक्शन रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल कब होती है, अगर इंटरमीडिएट जो हमारा बना वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों? कब? जब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया यहाँ पे देखने को समझ में आएगा कि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।